एल्बर्ट आइंस्टाइन, जो शायद तारीख के सबसे मशहूर फिजिसिस्ट माने जाते हैं, उनको अपनी ज़िंदगी के दौरान कई स्टूडेंट्स के ख़त आया करते थे। कहा जाता है कि उनमें से एक ख़त एक ऐसी हाई स्कूल की स्टूडेंट का था जिसको अपनी स्कूल की मैथ बहुत मुश्किल लगती थी। इस ख़त के जवाब में आइंस्टाइन ने कहा था, डू नॉट वरी अबाउट योर डिफ़िकल्टीज इन मैथमेटिक्स, आई कैन अश्योर यू माइन आर स्टिल ग्रेटर। जिसका तर्जुमा ये बनता है कि अपनी रियाजी की मुश्किलात से परेशान मत हो, यकीन जाने मेरी मुश्किलात आपसे भी ज़्यादा हैं। तो इस नोट पर तजस्सुस का ये एपिसोड शुरू करते हैं। ये कैलकुलस की सीरीज़ का तीसरा एपिसोड है, तो इसको समझने के लिए बेहतर होगा कि आप पहले 2 एपिसोड्स देख लें। लेकिन उसके बावजूद जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। पहले एपिसोड में हमने देखा था कि हमें स्कूल में स्पीड का जो फॉर्मूला सिखाया जाता है उससे सिर्फ एक कांस्टेंट स्पीड के साथ चलने वाली गाड़ी की स्पीड कैलकुलेट की जा सकती है। फिर हम एक ऐसे फॉर्मूला की तलाश में निकले थे जो जनरल हो, यानी उसे एक ऐसी गाड़ी के केस में भी अप्लाई किया जा सके जिसकी स्पीड चेंज हो रही हो। हमने प्रिडिक्ट किया था कि हमारा फॉर्मूला डिस्टेंस के एक फंक्शन को स्पीड के एक फंक्शन में तब्दील करेगा। और फिर दूसरे एपिसोड में 2 मुख्तलिफ गाड़ियों के डिस्टेंस फंक्शंस को कंपेयर करके हम अपने जवाब के काफ़ी करीब पहुंच गए थे। बस मसला ये था कि उस जवाब तक पहुंचने के लिए हमें किसी तरह डेल्टा टी को 0 के बराबर सेट किए बगैर डेल्टा टी को 0 के बराबर सेट करना था। आज हम इस मसले को सुलझाने के लिए एक नए मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को समझेंगे जिसे लिमिट कहा जाता है, और फिर इस लिमिट के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके आखिरकार अपना जनरल फार्मूला डिराइव करेंगे और कैलकुलस की दुनिया में दाखिल होंगे। मॉडर्न फिजिक्स और मैथमेटिक्स को हर पाकिस्तानी के लिए एक्सेसिबल बनाना हमारा मिशन है, तो अगर आप इसे सपोर्ट करना चाहते हैं प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबा दें और नोटिफिकेशंस ऑन कर लें। आपकी ये छोटी सी दिक्कत हमें एक साइंटिफिकली लिटरेट पाकिस्तान बनाने के ख्वाब के मज़ीद करीब लेकर जा सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। लिमिट्स के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए थोड़ी देर के लिए हमारी ओरिजिनल प्रॉब्लम और वो गाड़ियों के चक्कर को बिल्कुल भूल जाएं। आप अभी बस ये इमेजिन करें कि मैं आपको एक गेम देता हूँ। गेम ये है कि आप 1 से शुरू करें, उसमें 1/2 ऐड करें, फिर 1/4, फिर 1/8 और इस प्रोसेस को रिपीट करते रहें। नोटिस करें कि यहाँ डिनोमिनेटर्स में सब नंबर 2 की पावर्स हैं। 1 2 टू द पावर 0 है, 2 2 टू द पावर 1, 4 2 टू द पावर 2 वगैरह वगैरह। अब फ़र्ज़ करें कि मैं कहता हूँ कि आप इस प्रोसेस को किसी नंबर ऑफ़ टाइम्स के लिए रिपीट करें। उस नंबर ऑफ़ टाइम्स को n कह देते हैं, यानी आपने 2 की nth पावर तक जाना है। हो सकता है इस केस में n 4 हो सकता है 5, हम इसे अभी स्पेसिफाई नहीं कर रहे। इस टाइप के खेल का मैथमेटिक्स में एक नाम है, इसे एक सीरीज़ बुलाते हैं। और क्योंकि इतनी ज़्यादा टर्म्स लिखने से पेपर ज़ाया होता है, इन्हें अमूमन छोटा करके इस तरह से लिखा जाता है। इन सिंबल्स को देखकर घबराए नहीं, मैं अभी इन सब का मतलब समझाता हूँ। ये बड़ा सिग्मा ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हर टर्म को ऐड किया जा रहा है। i = 0 ये बताता है कि हर टर्म में जो चीज़ चेंज हो रही है, मतलब i, वो 0 से शुरू हो रही है। ऊपर पड़ा हुआ n ये बता रहा है कि ये सारा खेल तब तक चलता है जब तक कि i n के बराबर हो जाता है। और सबसे आगे पड़ा है हमारा एक्सप्रेशन, जो ये बता रहा है कि ऐड करना किस चीज़ को है। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है तो परेशान मत हो, अभी जो हमने लंबी सारी सीरीज़ लिखी थी ये बस उसे लिखने का एक और तरीका है। इस तरह नहीं समझ आ रहा तो कोई बात नहीं, दूसरी तरह इमेजिन कर लें। आइए अब इस सीरीज़ को n की मुख्तलिफ वैल्यूज़ तक रन करवाते हैं और देखते हैं कि नई टर्म्स ऐड करने से क्या होता है। 0 से स्टार्ट करते हैं। इस केस में बस एक टर्म होगी, 1/2 टू द पावर 0। किसी भी नंबर की 0th पावर 1 के बराबर होती है, तो जवाब 1/1 यानी 1 आ गया। अब अगर इस सीरीज़ को 0 के बजाय 1 तक रन करवाएं तो जवाब में 1/2 ऐड हो जाएगा और फाइनल आंसर 1.5 होगा। 2 तक करें तो 1.75, 3 तक करें तो 1.875,
और 4 तक करें तो 1.9375। कुछ नोटिस किया? ये सम 2 को अप्रोच कर रहा है। इनफैक्ट अगर आप इस प्रोसेस को अपने कैलकुलेटर पर किसी बड़े नंबर मसलन 50 तक रिपीट करें तो आपका कैलकुलेटर जवाब में 2 बोलेगा, क्योंकि आंसर 2 के इतना करीब होगा कि उस कैलकुलेटर में इतनी मेमोरी ही नहीं कि उस नंबर को 2 से अलहदा कंसिडर कर सके। लेकिन असल में हम n को जितना भी बड़ा कर लें, मैथमेटिकली आंसर कभी भी 2 नहीं आएगा। आंसर हमेशा 1.9999999999999999 आप समझ गए होंगे। लेकिन n जितना बड़ा होता जाता है, ये सीरीज 2 के उतना ही करीब होती जाती है, और आप कैलकुलेटर पर ये देख भी सकते हैं। जिसका मतलब है कि अगर n किसी तरह इन्फिनिटी तक पहुंच जाए तो ये सम 2 के बराबर हो जाएगा। इस बात को मैथमेटिकली एक्सप्रेस करने के लिए लिमिट्स का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया जाता है, और इसे ऐसे पढ़ते हैं कि इन द लिमिट दैट n अप्रोचेस इन्फिनिटी द सीरीज इज इक्वल टू 2। यानी जैसे जैसे इस एक्सप्रेशन में n इन्फिनिटी की तरफ जाता है, ये सीरीज 2 की तरफ जाती है। आप सोच रहे होंगे कि इतना बतंगड़ बनाने की क्या ज़रूरत, हम n को इन्फिनिटी के बराबर क्यों नहीं सेट कर सकते, और ये लिमिट की बात करना क्यों ज़रूरी है? इसका जवाब ये है कि इन्फिनिटी एक नंबर नहीं है, ये बस एक कॉन्सेप्ट है, और n की इन्फिनिटी को अप्रोच करने का मतलब है कि n बड़े से बड़ा होता जा रहा है। शायद अब आपको समझ आने लगे कि ये सब हमारी ओरिजिनल प्रॉब्लम के साथ कैसे कनेक्टेड है। जैसे हम इस केस में n को इन्फिनिटी के इक्वल नहीं सेट कर सकते, बिल्कुल उसी तरह हम अपनी गाड़ी की इंस्टेंटेनियस स्पीड के केस में डेल्टा t को 0 नहीं सेट कर सकते। लेकिन हम इस केस की तरह वहाँ भी लिमिट का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि इस बात को भूल जाएं कि डेल्टा t को 0 सेट करने से क्या होता है, और ये देखें कि जैसे जैसे डेल्टा t 0 की तरफ जाता है, सीकेंट लाइन की स्लोप किस क्वांटिटी को अप्रोच करती है। यही क्वांटिटी हमारी टेंजेंट लाइन की स्लोप होगी और हमारी इंस्टेंटेनियस स्पीड भी। तो आए डेल्टा x डिवाइडेड बाई डेल्टा t की वो लिमिट कैलकुलेट करते हैं जब डेल्टा t 0 को अप्रोच करता है। इमेजिन करें कि हमने ग्राफ पर एक पॉइंट t1 पर इंस्टेंटेनियस स्पीड कैलकुलेट करनी है। इसको कैलकुलेट करने के लिए हम t1 से लेकर एक और पॉइंट t2 तक का इंटरवल इस्तेमाल करते हैं, यानी डेल्टा t t2 माइनस t1 के बराबर है। ऑब्वियसली इन दो टाइम वैल्यूज़ पर फंक्शन की वैल्यू x ऑफ t1 और x ऑफ t2 होगी, यानी हमने इन दोनों जगहों पर फंक्शन को t1 और t2 इनपुट के तौर पर दिया हुआ है। तो हम अपने फॉर्मूला में डेल्टा x को भी x ऑफ t2 माइनस x ऑफ t1 लिख सकते हैं। वार्निंग, आगे बहुत सारी अलजेब्रा होने लगी है तो आपको बहुत नींद आएगी, लेकिन मेरा यकीन करें हमें इसका फ़ायदा भी उतना ही ज़्यादा होगा। चलें अब वीडियो की तरफ वापस जाते हैं। क्योंकि हमने आखिर में डेल्टा t की 0 को अप्रोच करने वाली लिमिट लेनी है, हमें इस एक्सप्रेशन को डेल्टा t की टर्म्स में लिखना होगा, और क्योंकि डेल्टा t इज इक्वल टू t2 माइनस t1 के तहत t2 t1 प्लस डेल्टा t के बराबर है, हम t2 की जगह ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। बेहतरीन। अब वक्त आ गया है हमारी गाड़ी का फंक्शन अप्लाई करने का। याद करें कि हमारे फंक्शन का एक्सप्रेशन था 2 डिवाइडेड बाई 5 टाइम्स t स्क्वायर्ड। अगर हमने x ऑफ t1 निकालना है तो हमें इस एक्सप्रेशन में t की जगह t1 इनपुट करना होगा। ये तो काफ़ी आसान है। फिर आता है हमारे फंक्शन का दूसरा इवैल्यूएशन पॉइंट, यानी x ऑफ t1 प्लस डेल्टा t। बिल्कुल पहले की तरह यहाँ हमें अपने एक्सप्रेशन में t की जगह t1 प्लस डेल्टा t डालना है। इसका आंसर आता है 2 डिवाइडेड बाई 5 t1 प्लस डेल्टा t होल स्क्वायर्ड। इसको भी न्यूमरेटर में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। अब बस स्कूल वाली अलजेब्रा ही बाकी रह गई है। सबसे पहले हम अपनी आसानी के लिए 2 डिवाइडेड बाई 5 को फ्रैक्शन के बाहर कॉमन लेते हैं। फिर अपने ब्रैकेट्स वाले एक्सप्रेशन को a प्लस बी होल स्क्वायर्ड के फॉर्मूला से खोलते हैं, मतलब a स्क्वायर्ड प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर्ड। और यहाँ देखें कि t1 स्क्वायर्ड में से t1 स्क्वायर्ड माइनस हो रहा है, तो ये कैंसिल हो जाते हैं, और जो एक्सप्रेशन बाकी रह जाता है हम उसमें से डेल्टा t कॉमन ले सकते हैं।
और ये डेल्टा टी नीचे वाले डेल्टा टी से कैंसिल हो जाता है। आखिर में हमारे पास ये बाकी रह जाता है। आइए अब ब्रैकेट्स खोलते हैं और 2/5 को अंदर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। हमने एक्सप्रेशन को इस तरह मैनिपुलेट किया कि ये बहुत आसानी से 2 हिस्सों में स्प्लिट हो गया है। इससे भी ज़्यादा मज़े की बात यह है कि पहले पार्ट में डेल्टा टी है ही नहीं। तो अब हम आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पर, जिसको हमने इतनी देर से डिले किया है। हमने देखना है कि जैसे जैसे डेल्टा टी 0 को अप्रोच करता है तो ये एक्सप्रेशन किस वैल्यू को अप्रोच करता है। ये बहुत क्लियर है कि जैसे जैसे डेल्टा टी 0 के करीब जाता जाएगा, हमारे एक्सप्रेशन का राइट साइड वाला पार्ट छोटा होता जाएगा, जिसका मतलब है कि हमारा एक्सप्रेशन लेफ्ट साइड वाली वैल्यू को अप्रोच करेगा। याद करें कि हमने जब ये कैलकुलेशन शुरू की थी, हमने कहा था कि हम t1 पर इंस्टेंटेनियस स्पीड कैलकुलेट कर रहे हैं, मगर t1 तो बस एक नाम है जो हमने खुद से इस वेरिएबल को दिया है। हम चाहें तो इसे t भी बुला सकते हैं। क्या आपको अंदाजा हुआ कि हमने अभी क्या किया है? हमने अपना इंस्टेंटेनियस स्पीड का फंक्शन ढूंढ लिया है, और हमें यही तो चाहिए था। अपने ओरिजिनल डिस्टेंस फंक्शन से हमने एक ऐसा फंक्शन डिराइव किया है जिसमें हम t की कोई भी वैल्यू डालें तो हमें आउटपुट के तौर पर उस t वैल्यू पर गाड़ी की इंस्टेंटेनियस स्पीड मिल जाती है। मतलब यही तो हमारी स्पीड का फंक्शन है। ज्योमेट्रिकली देखा जाए तो हमारा राइट साइड वाला स्पीड का फंक्शन हमारे लेफ्ट साइड वाले डिस्टेंस के फंक्शन के हर पॉइंट पर टेंजेंट लाइन की स्लोप कैलकुलेट कर रहा है। और याद करें कि हमने देखा था कि यही टेंजेंट लाइन की स्लोप ही उस पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस स्पीड को रिप्रेजेंट करती है। बिल्कुल इसी तरह अगर हम स्पीड के फंक्शन को फिजिकली समझना चाहें तो जहां हमारा डिस्टेंस फंक्शन हमारी गाड़ी का किसी स्टार्टिंग पॉइंट से डिस्टेंस कैलकुलेट करता है, वहां अगर हम अपनी गाड़ी की स्पीड को एक एरो से रिप्रेजेंट करें तो हमारा स्पीड का फंक्शन हर लम्हे पर इस एरो की लंबाई कैलकुलेट करता है, जो ये बताती है कि गाड़ी हर लम्हे पर कितना तेज चल रही है। मिसाल के तौर पर अगर हम अपनी टेप को गाड़ी चलने के 7 सेकेंड्स बाद तक रिवाइंड करें तो यहाँ हमारे डिस्टेंस फंक्शन के मुताबिक गाड़ी का डिस्टेंस 2/5 टाइम्स 7 स्क्वायर्ड है, जो कि 19.6 मीटर्स के बराबर है। और इसी तरह हमारा स्पीड का फंक्शन ये कह रहा है कि हमारी गाड़ी की स्पीड 4/5 टाइम्स 7 मतलब 5.6 मीटर्स पर सेकेंड है। और इस प्रोसेस के ज़रिए आप किसी भी टाइम पर गाड़ी की स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। खैर, ये पूरा प्रोसेस जो हमने किया है, यानी एक फंक्शन लेना और फिर उसके स्लोप के फॉर्मूला की लिमिट लेकर एक नया फंक्शन डिराइव करना जो हर पॉइंट पर उस फंक्शन की टेंजेंट लाइन की स्लोप को रिप्रेजेंट करे, इस प्रोसेस को छोटा करके इस नोटेशन के ज़रिए रिप्रेजेंट करते हैं। इस पूरे प्रोसेस को डिफरेंशिएशन कहते हैं और इसके रिजल्ट में आने वाले फंक्शन को ओरिजिनल फंक्शन का डेरिवेटिव कहते हैं। ये लफ्ज़ याद कर लें क्योंकि फिजिक्स और मैथमेटिक्स की किसी भी किताब के हर दूसरे सफ़े पर आपको ये लिखे हुए मिलेंगे। गौर करें तो ये प्रोसेस हमारे तमाम ओरिजिनल पॉइंट्स पर पूरा उतरता है। ये जवाब में एक फंक्शन देता है, हमारे केस में स्पीड का फंक्शन। इनपुट के तौर पर भी एक फंक्शन लेता है, हमारे केस में डिस्टेंस का फंक्शन। और एक इंटरवल के बजाय एक इंस्टेंट पर फंक्शन की स्पीड बताता है, जहां हमने एक इंस्टेंट पर स्पीड को लिमिट के कॉन्सेप्ट के जरिए डिफाइन किया है। क्योंकि डेरिवेटिव एक फंक्शन के ऊपर एक्ट करता है, इस केस में x ऑफ t, तो इसको इस तरह भी लिखा जाता है। और याद रखें कि यहाँ मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रही, बल्कि ये नोटेशन ये जाहिर कर रही है कि हमारे डेरिवेटिव मतलब d/dt एक प्रोसीजर या ऑपरेटर है जो कि एक फंक्शन x ऑफ t पर अप्लाई हो रहा है। अगर हम किसी और फंक्शन, मिसाल के तौर पर चिंटू नाम के एक फंक्शन का डेरिवेटिव ले रहे होते तो ऐसे लेते। बिल्कुल इसी तरह आप ये भी नोटिस कर रहे होंगे कि ये नोटेशन ये भी जाहिर कर रही है कि डेरिवेटिव किसी वेरिएबल या पैरामीटर के रिस्पेक्ट से लिया जा रहा है। हमारे केस में ये पैरामीटर t मतलब टाइम है। अगर हमारा फंक्शन किसी और पैरामीटर मसलन मुन्नू पर डिपेंड करता होता तो नोटेशन इस तरह चेंज हो जाती और हम इसे यूं पढ़ते, डेरिवेटिव ऑफ चिंटू
विद रिस्पेक्ट टू मुन्नू। मैथमेटिक्स की बुक्स में फंक्शंस को अक्सर f से रिप्रेजेंट किया जाता है और उनके इनपुट्स को x से। तो आपको मैथमेटिक्स की बुक्स में डेरिवेटिव्स अक्सर इस तरह लिखे मिलेंगे। हमने इस वीडियो में जिस तरह डेरिवेटिव निकाला है वो काफ़ी लंबा प्रोसेस है। इसी वजह से मैथमेटिशियंस ने मैथ्स में इस्तेमाल होने वाले तकरीबन सब बेसिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स खुद कैलकुलेट करके रखे हुए होते हैं, जिनको डेरिवेटिव्स के टेबल्स में ढूंढा जा सकता है। और क्योंकि ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस ऐसे बेसिक फंक्शंस को कंबाइन करके बनाए जाते हैं, मसलन एक फंक्शन को दूसरे से मल्टीप्लाई या डिवाइड करके, या दो फंक्शंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके, या एक फंक्शन को दूसरे में डालकर वगैरह, तो ऐसी सिचुएशंस के लिए डेरिवेटिव्स के कुछ रूल्स एग्जिस्ट करते हैं। अगर आप चाहते हैं तो इंटरनेट से कैलकुलस की किसी भी किताब से इन रूल्स की जस्टिफिकेशन पढ़ सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में मेरा मकसद आपको इनके बारे में बताना था। इन रूल्स और डेरिवेटिव्स के टेबल को कंबाइन करके हम लगभग हर कॉमन फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो कैलकुलस के कोर्सेज में सिखाई जाती है वो ये है कि क्योंकि एक फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने के बाद एक और फंक्शन ही आता है, आप दोबारा उस डेरिवेटिव का डेरिवेटिव भी ले सकते हैं। इसे लेफ्ट हैंड साइड पर लिखे हुए सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं और इसे एप्टली फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव कहा जाता है, मतलब फंक्शन का दूसरा डेरिवेटिव। ऑफ कोर्स आप इस प्रोसेस को रिपीट करके फंक्शन का थर्ड डेरिवेटिव भी ले सकते हैं, और इस प्रोसेस को n मर्तबा रिपीट करेंगे तो ये nth डेरिवेटिव कहलाएगा, जहां n कोई भी इंटीजर मतलब 3, 4, 5, 6 वगैरह हो सकता है। अब सेकंड डेरिवेटिव के बारे में सुनते ही हमारे जहन में सवाल आता है कि अगर डेरिवेटिव हमें यह बताता है कि फंक्शन हर लम्हे कितनी तेज़ी से चेंज हो रहा है, मतलब उसका रेट ऑफ चेंज, तो सेकंड डेरिवेटिव हमें क्या बताएगा? इसका जवाब काफ़ी सिंपल है। देखिए, अगर डेरिवेटिव फंक्शन की तब्दीली का रेट बताता है तो सेकंड डेरिवेटिव तब्दीली के रेट की तब्दीली का रेट बताता है, यानी रेट ऑफ चेंज का रेट ऑफ चेंज। अगर ये बात समझने में मुश्किल हो रही है तो दोबारा हमारे डिस्टेंस के फंक्शन की एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि इस केस में सेकंड डेरिवेटिव की सेंस बनाना एक्चुअली काफ़ी आसान है। हमने अभी देखा है कि डिस्टेंस के फंक्शन का डेरिवेटिव स्पीड का फंक्शन देता है, जो कि डिस्टेंस का रेट ऑफ चेंज है, मतलब ये बता रहा है कि डिस्टेंस कितनी तेज़ी से चेंज हो रहा है। तो स्पीड के फंक्शन का डेरिवेटिव हमें यह बताएगा कि गाड़ी की स्पीड कितनी तेज़ी से चेंज हो रही है। आपको शायद पता होगा कि इसको गाड़ी की एक्सेलरेशन कहते हैं। तो डिस्टेंस फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव हमें हर इंस्टेंट पर गाड़ी की एक्सेलरेशन बताता है। हमारे केस में क्योंकि गाड़ी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रही है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मतलब स्पीड एक कांस्टेंट रेट पर बढ़ती जा रही है। अगर हम इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग डिस्टेंस फंक्शन कंसिडर करें तो शायद ज़्यादा बेहतर समझ आएगी। मिसाल के तौर पर यह डिस्टेंस फंक्शन, जहां गाड़ी ज़ीरो डिस्टेंस से आहिस्ता आहिस्ता मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करने लगती है और फिर एक पॉइंट पर आकर दोबारा डिस्टेंस कवर करना बंद कर देती है। ऑफ कोर्स इसका मतलब है कि वो ज़ीरो स्पीड से शुरू होती है, उसकी स्पीड एक मैक्सिमम तक पहुंचती है और फिर वो स्पीड दोबारा ज़ीरो को चली जाती है। बिल्कुल इसी तरह एक्सेलरेशन वाला फंक्शन, यानी डिस्टेंस का सेकंड डेरिवेटिव, ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि गाड़ी की एक्सेलरेशन शुरू में ज़ीरो है क्योंकि गाड़ी रुकी हुई है, फिर एक मैक्सिमम तक जाती है क्योंकि गाड़ी की स्पीड इंक्रीज कर रही है, और उसके बाद नेगेटिव हो जाती है, जिसका मतलब है कि गाड़ी ब्रेक लगा रही है, मतलब गाड़ी की स्पीड डिक्रीज कर रही है, और फिर एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाती है क्योंकि ब्रेक लग चुकी है और गाड़ी रुक चुकी है। हमने इस वीडियो में गाड़ी की इंस्टेंटेनियस स्पीड की एग्जांपल लेकर डेरिवेटिव्स के कॉन्सेप्ट को डिराइव किया है, लेकिन जैसे मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया, डेरिवेटिव्स की असल पावर यह है कि उन्हें किसी भी तरह के फंक्शन पर अप्लाई किया जा सकता है। मसलन अगर हमारे पास पॉपुलेशन का फंक्शन हो, यानी एक ऐसा फंक्शन जो बता रहा है कि किसी टाइम पर किसी जगह की आबादी कितनी है, तो उसका डेरिवेटिव हमें हर वक्त पर बर्थ रेट कैलकुलेट करके देगा, यानी यह बताएगा कि उस टाइम पर आबादी कितनी तेज़ी से बढ़ रही है।
और अभी तक हमने टाइम पर डिपेंड करने वाले फंक्शंस देखे हैं। फंक्शंस का टाइम पर डिपेंड करना भी ज़रूरी नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर हम एक सर्कल के एरिया मतलब एक दायरे के रकबे को एक फंक्शन के तौर पर ट्रीट करें तो ये फंक्शन टाइम पर नहीं बल्कि उस सर्कल की रेडियस आर पर डिपेंड करेगा, यानी उस सर्कल के दरमियान से उसकी बाउंड्री तक के डिस्टेंस पर। अगर हम इस एरिया के फंक्शन का रेडियस के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लें तो ये हमें बताएगा कि किसी भी रेडियस की वैल्यू पर अगर सर्कल का रेडियस थोड़ा सा बढ़ाया जाए तो उसका एरिया कितनी तेज़ी से बढ़ेगा। लेकिन अगर आपको मेरी इन सब बातों से भी डेरिवेटिव्स की इंपॉर्टेंस का अंदाज़ा नहीं हो रहा तो शायद इस बात से हो जाए कि मॉडर्न फिजिक्स की दोनों सबसे सक्सेसफुल इक्वेशंस यानी श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन और आइंस्टाइन की फील्ड इक्वेशन दोनों में डेरिवेटिव्स पाए जाते हैं। ये आम डेरिवेटिव से कुछ अलग होते हैं, आप इन्हें आम डेरिवेटिव का बड़ा भाई समझ लें, लेकिन हैं ये डेरिवेटिव्स ही। अब इस एपिसोड को ख़त्म करने से पहले मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जाता हूँ। आपने गौर किया होगा कि मैथमेटिक्स में हर ऑपरेशन का इन्वर्स पाया जाता है। प्लस के लिए माइनस, मल्टीप्लाई के लिए डिवाइड, एक्सपोनेंशियल के लिए लॉगरिथम वगैरह वगैरह। तो क्या डेरिवेटिव का भी कोई इन्वर्स ऑपरेशन है? और डेरिवेटिव के इस इन्वर्स को इंटीग्रल बुलाते हैं। अगले एपिसोड्स इसी इन्वर्स प्रोसेस के ऊपर होंगे, और अगर मुझे अपनी दूसरी मसरूफियात के दरमियान टाइम मिला तो हम आखिरकार डिफरेंशियल इक्वेशंस को भी टच करेंगे, जिनकी एग्जांपल्स में श्रोडिंगर और आइंस्टाइन की इक्वेशंस आती हैं। लेकिन अगर डेरिवेटिव रेट ऑफ चेंज बताता है तो इंटीग्रल क्या बताएगा? इसका जवाब अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और दुनिया के बारे में मुतजस्सिस रहें।